दोस्तों, जैसा आपने देखा कि 3 राज्यों के रिजल्ट आ गए और इन राज्यों में चुनाव में बीजेपी को जीत मिली 2 जगहों पे और एक जगह पे उसके गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद है, वो मेघालय राज्य है। लेकिन यहाँ पर मैं बीजेपी की बात करने के लिए आपसे नहीं आया हूँ। बात करने वाले हैं त्रिपुरा में जिस तरीके से वाम दल हारा। वो वाम दल जिसने त्रिपुरा की आज़ादी के लिए, उसकी मुक्ति के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, आज वो वहाँ पर नेपथ्य में चली जा चुकी है। इसके अलावा भारत की भी बात करें तो भारत में 3 राज्य थे जहां पर इनका बहुत ज्यादा दम था। पश्चिम बंगाल, जहां पर इन्होंने सबसे अधिक राज्य किया, 30 साल से ऊपर राज्य किया, और वर्तमान समय में केवल केरल ही बचा है जहां पर वाम दल की सरकार चल रही है। ऐसा हुआ क्या? क्यों इस समय वाम दल का दौर भारत में समाप्त हो रहा है? क्यों ऐसा दौर आ चुका है जहां पे वाम दल की बातों को कोई सुनता नहीं? जबकि अगर आप आइडियोलॉजी को देखेंगे तो वाम दल की आइडियोलॉजी एक तरीके से गरीबों के लिए ऐसी सरकार के निर्माण करने की आइडियोलॉजी है जहां पर उनको समानता का अनुभव हो सके। अगर हम विश्व में भी चलें तो एक दौर था जब रशिया, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, और बाद में चीन, यहाँ पर वाम दलों की सरकार बनी, कम्युनिस्ट की सरकार बनी। लेकिन फिर हुआ क्या? विश्व में आप इस समय देख रहे हैं तो केवल दक्षिणपंथी सरकार ही हर देश में आती चली जा रही है। लेकिन हम विश्व की बात यहाँ नहीं करेंगे, हम बात करेंगे केवल भारत की, और भारत में क्या समस्या रही जिससे वाम दल यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुए। तो मैं हूँ आपका दोस्त सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। अगर वाम दल के बारे में बात करें तो 1925 में जब सीपीआई बनी भारत में, कानपुर में बनाया एमएन रॉय ने, उसके बाद से ही वाम दल को लेकर एक अलग तरह का सेंटीमेंट भारतीय युवाओं में देखा गया। ये आज़ादी के समय की बात है। और वाम दल जो है या कम्युनिस्ट जो है, साम्यवादी जो है, एक्चुअली भारत में साम्यवाद और वाम दल ये एक दूसरे के पूरक ही हैं। लेफ्ट विंग और कम्युनिज्म कमोबेश एक जैसे होते हैं। ये अलग बात है कि अगर पॉलिटिकल डेफिनेशन में जाएंगे थोड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी वाम दलों ने काफ़ी काम किया। यहाँ तक कि जब भारत में सरकार बनती है और इस सरकार में नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी का भी झुकाव बहुत ज़्यादा वाम तरफ था। ये अलग बात है, वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल को ज़्यादा फॉलो करते थे, लेकिन उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो साम्यवादी कॉन्सेप्ट तो था, इसमें किसी को कोई शक नहीं रहा। लेकिन फिर दौर शुरू कहाँ से हुआ? एक्चुअली वाम दल, या हम बात करें कम्युनिज्म की, तो कम्युनिज्म का जो मेन एजेंडा है वो एजेंडा है कि यहाँ पर ये इकोनॉमी के आधार पर समाज के विभाजन की बात करते हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है वो केवल आर्थिक आधार पर नहीं बटा है। भारत में जो बंटवारा हुआ है, जो समाज बटा है, इसमें जाति, धर्म, लिंग, इन सभी का एक ना एक एसेंस जो है हम लोग को देखने को यहाँ पर मिलता है। ऐसे में वाम दलों को लेकर जो एक माहौल है वो नेगेटिव यहाँ पर रहा है। अगर हम देखें तो वाम दलों ने सबसे अधिक जो रूल किया वो वेस्ट बंगाल में किया, मोर देन 30 ईयर्स। लेकिन इन 30 सालों में भी वाम दलों ने बिल्कुल भी बंगाल के डेवलपमेंट को लेकर कोई काम नहीं किया। उनका कॉन्सेप्ट था कि समाज में समानता लानी है, लेकिन बंगाल में वो समानता कभी ला नहीं पाए। ऐसे में अगर आप त्रिपुरा चलेंगे तो वहां पर भी यही केस आपको दिखाई देगा कि त्रिपुरा का डेवलपमेंट कभी हुआ ही नहीं। केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर आप वाम दलों को देख सकते हैं और अभी भी वहां पर उनका अल्टरनेट कोई है नहीं। एक दौर था जब कांग्रेस और वाम दल वहां पे हर 5 साल बाद बदल के आया करती थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस बार 2 लगातार टर्म जो हैं वो वाम दलों को वहां पर मिल चुके हैं। तो आप केरल देखेंगे तो केरल में इस समय जो इंडिया का लिटरेसी रेट है सबसे अधिक किसी राज्य में है तो वो केरल है। तो ऐसे में लग सकता है कि यार जहाँ पर पढ़ी लिखी जनता ज़्यादा होगी वहाँ पर वाम दलों का प्रभाव ज़्यादा होगा। एक्चुअली भारत में आप वाम दलों के जो पैटर्न को समझिए, तो पैटर्न को जब आप समझेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वाम दल जो हैं वो आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं कि आर्थिक आधार पे समाज का विभाजन जो है वो नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा जो पूंजीपति हैं, इन पूंजीपति के वर्गों के थ्रू जो पैसा जनरेट हो रहा है, इस पैसे को लेकर हम किसको करें? गरीबों के बीच में बांट दें। ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर वाम दलों का चलता है। लेकिन भारत जो है ना, भारत में केवल यही कॉन्सेप्ट
काम नहीं कर सकता। भारत में हम जाति भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा देखते हैं कि जाति का मुद्दा भारत में बहुत बड़ा है। और वाम दलों के साथ ये दिक्कत है कि ये जाति को मानते नहीं हैं, लेकिन भारतीय राजनीति बहुत हद तक जाति आधारित राजनीति है। ऐसे में जाति का एक ग्रुप बना के चलना ये भारतीय राजनीति का एक आधारभूत तत्व हो जाता है। दूसरा, अगर आप मार्क्स की बात करेंगे तो मार्क्स ने साफ कहा था रिलीजन इज एन ओपियम, जो धर्म है वो अफीम के समान है। ऐसे में आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो धर्म का नशा है वो भी भारत में काफ़ी चलता है। और वाम दल जो है वो धर्म को पूरे तरीके से अलग रखना चाहते हैं राजनीति, या वो धर्म की बात को मानते ही नहीं हैं। लेकिन धर्म को मानना या ना मानना एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन धार्मिक आधारों को क्रिटिसाइज करना ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है भारत में। और यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी वाम दल सरकारें बनी हैं उन्होंने धार्मिक आधार पर ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिससे भारतीय जनता उनके साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाई। वाम दलों ने शुरुआत में फेमिनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। एक्चुअली आप जब भी देखेंगे तो वर्तमान समय में कई सारी फेमिनिस्ट मूवमेंट को जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने ना कभी सपोर्ट नहीं किया और इस वजह से वो फेमिनिज्म को एक मुद्दा नहीं मानते थे। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है। ऐसे में फेमिनिज्म को मुद्दा मानने के बाद भी अब उनका यहाँ पे सिग्निफिकेंस धीमे धीमे खत्म होता जा रहा है। एक और जो बात है, भारत के वाम दलों के अंदर जो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट लोगों को 1964 में दिखाई दिया, जब इंडो चाइना वॉर चल रहा था और जिस तरीके से सीपीआई के कुछ नेताओं ने खुलकर चीन का सपोर्ट किया, उसके बाद से पूरे भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर एक एंटी सेंटीमेंट तो क्रिएट हुआ है और इसने काफ़ी हद तक कम्युनिस्ट पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट को यहाँ पर नकारा है। दैट्स वाई आप जब भी देखेंगे तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर ये ठप्पा लगा है कि वो उन ताकतों का समर्थन करते हैं जो ताकतें भारत को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं। उन्होंने चीन का समर्थन किया, यहाँ तक कि भारत में नक्सलवाद का उदय भी कम्युनिस्ट पार्टी के ही एक धरा सीपीआई एमएल चारू मजुमदार का दिया हुआ है। और नक्सलिज्म भारत में कितना ज़्यादा आतंक मचाया था या अभी भी कुछ एरिया में मचा रहा है वो आपको पता ही है। फिर बुहरान वानी का केस हो जाए या अफजल गुरु का केस हो जाए, इन सब केस में जिस तरीके से वाम दलों ने आतंकवादियों का समर्थन करके भारतीय सैनिकों के मान को दबाने का प्रयास किया है, इसने भी भारत में वाम दलों को लेकर एक खराब सेंटीमेंट क्रिएट किया है। देखिए, आपकी आइडियोलॉजी कोई भी हो, हर आइडियोलॉजी का समर्थन होना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले राष्ट्र होता है और राष्ट्र में रहने वाले लोगों का सम्मान होता है। वाम दलों ने जिस तरह का काम भारत में किया था या जो कर रहे हैं पिछले 10 सालों में, उससे उनको लेकर जो सेंटीमेंट है वो नकारात्मक इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हम एकदम साफ कह सकते हैं कि भारत में वाम दल अगले 10 से 20 सालों में तो लौटकर नहीं आने वाले। लेकिन हम जानते हैं राजनीति में नेवर से नेवर कभी नहीं होता, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हमेशा होता चला आया है और चला होता आएगा, चला जाता जाएगा। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल तो ऐसा कोई माहौल दिख नहीं रहा जिसमें हम ये कह सकें कि वाम दल जो हैं वो भारत में सरकार बना पाएंगे। ये तो असंभव सा प्रतीत हो रहा है। फिर भी देखते हैं क्या चलता है पहिया वक्त का। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु और आप देश रहे थे द स्वदेश।